हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट और वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इकोनॉमिक्स ऑनलाइन। आज हम 11th क्लास के इकोनॉमिक्स विषय के अंतर्गत डिस्कस करने जा रहे हैं वैश्वीकरण। वैश्वीकरण जिसको कि भूमंडलीकरण भी कहते हैं, विश्वव्यापीकरण भी कहते हैं, इंग्लिश में ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। आज का हमारा ये प्रश्न है, वैश्वीकरण, विश्वव्यापीकरण अथवा भूमंडलीकरण से आप क्या समझते हैं? तीनों में से कोई भी आए, बट उत्तर यही होगा। वैश्वीकरण की दिशा में सरकार ने क्या उपाय किए हैं? तो सबसे पहले जानिए कि वैश्वीकरण क्या होता है। वैश्वीकरण का अर्थ है देश की अर्थव्यवस्था को संसार के अन्य देशों की अर्थव्यवस्था से मुक्त व्यापार, पूंजी और श्रम की मुक्त गतिशीलता आदि के द्वारा संबंधित करना या जोड़ना। अर्थात किसी देश की अर्थव्यवस्था को संसार के अन्य देशों की अर्थव्यवस्था से जोड़ना, मुक्त व्यापार, पूंजी और श्रम की मुक्त गतिशीलता को ध्यान में रखते हुए इसके अंतर्गत देश की अर्थव्यवस्था विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ एकीकृत कर दी जाती है। किंतु भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में इसका अर्थ इससे अधिक व्यापक है। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में वैश्वीकरण के अंतर्गत निम्नलिखित कई बातें आती हैं। अर्थव्यवस्था को विदेशी निवेश के लिए खोलना सबसे पहला बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। अर्थव्यवस्था को विदेशी निवेश के लिए खोलना अर्थात 1991 में जब नई आर्थिक सुधार नीति बनी, नई औद्योगिक नीति, नई आर्थिक सुधार नीति बनी, आर्थिक सुधार नीति बनी, तो सबसे पहला काम यही था कि भारतीय अर्थव्यवस्था को विदेशी निवेश के लिए खोल दिया जाए। उससे पहले यदि हम बाहर की कंपनियों में नौकरी करने के लिए जाते थे तो हमें वहीं जाना पड़ता था, लेकिन उसके बाद हमने उन सभी कंपनियों को कारोबार करने के लिए यहाँ पर आमंत्रित किया ताकि यहाँ हमारे युवाओं को रोजगार मिले और जो यहाँ पर कंपनियाँ आएंगी वो भी भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाएंगे। जितने भी एम्प्लॉई उनके होंगे, इनकम टैक्स के रूप में सरकार को उनसे बहुत अधिक आय होगी, सरकार की आय बढ़ेगी, देश मजबूत होगा, देश के युवाओं को रोजगार मिलेगा, वस्तुओं का प्रोडक्शन यहीं पर शुरू हो जाएगा। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये पहला पॉइंट था कि अर्थव्यवस्था को विदेशी निवेश के लिए खोल दिया जाए। नियंत्रणों को धीरे धीरे समाप्त करना, आयात उदारीकरण कार्यक्रमों को व्यापक आधार पर लागू करना तथा निर्यात संवर्धन को प्रोत्साहित करना, ये सब चीज़ें थी जिसके लिए वैश्वीकरण की आवश्यकता पड़ी। वैश्वीकरण की विशेषताएं या उसके उद्देश्य, दोनों में से कोई भी बात पूछी जाए एक ही बात है। ये चार बातें हैं।
नंबर 1 है देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत किया जाता है, अर्थात जोड़ दिया जाता है। अर्थात आर्थिक क्रियाओं को राष्ट्रीय सीमा से आगे निकालकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक विस्तृत किया जाता है। इंटरनेशनल लेवल पर हमारा कारोबार व्यापार शुरू हो जाता है। वो अपनी ज़रूरत की या अपनी आवश्यकता की वस्तुओं को जो भारत में है वहाँ नहीं है वो आयात करेंगे, हम उनको निर्यात करेंगे। और जो इंडिया में उत्पन्न नहीं होता या कम मात्रा में उस चीज़ का उत्पादन होता है, लेकिन हमारी जो नीड है वो बहुत अधिक है, उतना प्रोडक्शन यहाँ नहीं है, तो हम जिस देश में प्रोडक्शन ज़्यादा है और नीड कम है वहाँ उस चीज़ की, वहाँ से हम उसे आयात करेंगे। एक इस प्रकार का कारोबार देशों के बीच में होता है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक उसको बढ़ाया जाता है। दूसरा, वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी, तकनीकी तथा श्रम संबंधी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का एकीकरण हो जाता है, अर्थात इसके आवागमन पर सभी प्रकार की रुकावट हटा ली जाती है। ये सब चीज़ें इसमें सम्मिलित हैं। वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी, तकनीकी तथा श्रम संबंधी अंतर्राष्ट्रीय बाजार आपस में एकीकृत हो जाते हैं। तीसरा, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विस्तार होता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां एक देश से दूसरे देश में जाकर अपना कारोबार करती हैं, अपने आप को वहाँ सेटल करती हैं, अपना कारोबार वहाँ करती हैं, प्रोडक्शन करती हैं, जिस भी चीज़ से वो संबंधित होती है अपने कारोबार को आगे बढ़ाती है। चौथा, सरकार की संरचनात्मक नीतियों का क्षेत्र जो है वो कम हो जाता है। उसके बाद वैश्वीकरण के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं, उसमें नंबर 1 है विदेशी पूंजी निवेश की साम्य सीमा में वृद्धि। आर्थिक सुधारों के अंतर्गत भारत सरकार ने विदेशी पूंजी निवेश की सीमा 40% थी, पहले 40% से बढ़ा के 51 की और उसके बाद 100% कर दी। इतना बड़ा डेवलपमेंट, एकदम से 40% से बढ़ाकर 51 की और उसके बाद 100। उच्च प्राथमिकता प्राप्त 47 उद्योगों व निर्यातक व्यापारिक घरानों के लिए यह 100% थी। इस संबंध में विदेशी मुद्रा नियमन अधिनियम फैरा फैरा के स्थान पर विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम फैमा लागू किया गया। यानी फैरा जो है विदेशी मुद्रा नियमन अधिनियम और फैमा विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, इसके स्थान पर ये हो गया। दूसरा, आंशिक परिवर्तनशीलता। भारतीय रुपये को आंशिक रूप से परिवर्तनशील बना दिया गया। यह परिवर्तनशीलता पूंजीगत सौदों पर लागू नहीं थी। इस प्रकार राजस्व खाते में रुपया पूर्णतः परिवर्तनशील कर दिया गया। तीसरा, दीर्घकालीन व्यापार नीति। विदेश व्यापार नीति को दीर्घकाल अर्थात 5 वर्ष के लिए लागू किया गया। इसमें व्यापार में लगे सभी नियंत्रण व प्रतिबंधों को हटा दिया गया। प्रशासनिक नियंत्रणों को कम करके खुली प्रतियोगिता को प्रोत्साहन दिया गया। चौथा, प्रशुल्कों में कमी।
आर्थिक सुधारों के अनुरूप प्रशुल्कों का मतलब होता है जो हम आयात और निर्यात करते हैं उस पर जो शुल्क लगाया जाता है, जो टैक्स लगाया जाता है। कोई चीज़ हम बाहर से मंगाते हैं उस पर सरकार टैक्स लेती है, यहाँ से भेजेंगे तो टैक्स लगेगा। अर्थात ये जो टैक्स लगता था इसमें कमी की गई और धीरे धीरे अब भी कम किया जा रहा है उसे। पांचवा, तकनीकी परिवर्तन। भारत में वैश्वीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए या जो करने में तकनीकी परिवर्तन की प्रमुख भूमिका रही। तकनीकी परिवर्तन ने देश में उत्पादन लागत में कमी तथा उत्पादन मात्रा का विस्तार किया। यानी जो टेक्नोलॉजी चेंजिंग था वो फैक्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा। उसके बाद आता है प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन। अर्थव्यवस्था के खुलेपन के कारण घरेलू उद्योगों ने स्वयं को विदेशी उन्नत तकनीक से जोड़कर विश्वव्यापीकरण से स्वयं को जोड़ा है। तो इस प्रकार से एक कॉम्पिटिटिव अर्थव्यवस्था के रूप में आगे विकास हुआ। सातवां, उदारवादी नीतियाँ। विश्वव्यापीकरण के विकास का मुख्य कारण भारत द्वारा अपनाई गई उदारवादी नीतियाँ हैं। उदारवादी नीतियों के कारण अर्थव्यवस्था में विदेशी निवेश हुआ है। जब उदारवादी नीति अपनाई भारत सरकार ने, सरकारी नियंत्रण हटा लिए, सभी चीज़ों का निजीकरण किया जाने लगा, प्राइवेट सेक्टर में उनको दिया जाने लगा, तभी प्राइवेट सेक्टर में कंपनियों ने उसमें इन्वेस्टमेंट किया। उसके बाद आठवां है विकासशील अर्थव्यवस्था के अनुभव। वैश्वीकरण की प्रक्रिया को अपनाने वाली विकासशील अर्थव्यवस्था में जैसे कोरिया, थाईलैंड, ताइवान, हांगकांग, सिंगापुर आदि आर्थिक दृष्टि से बहुत सफल रही है। चीन भी वैश्वीकरण की प्रक्रिया को अपनाकर आर्थिक विकास की ऊंची दर प्राप्त करने में सफल रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि एशिया में जितने भी सारे देश हैं उन सभी में विकासशील अर्थव्यवस्था है। विकसित अर्थव्यवस्था वो होती है, वो देश उसके अंतर्गत आते हैं जो कि पूर्ण रूप से विकसित हो गए हैं। जापान है, अमेरिका है, फ्रांस है और ग्रेट ब्रिटेन है, ये सभी पूर्णतः विकसित हो गए हैं, इसलिए वो विकसित देश कहलाते हैं। लेकिन एशिया के जितने भी देश हैं, चाहे चाइना हो, भारत हो, ये सभी देश विकासशील अर्थव्यवस्था रखते हैं। जो विकसित होने की होड़ में हैं, विकास यहाँ पर चल रहा है, विकसित देशों की कैटेगरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, उसमें आने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी पूर्णतया विकसित नहीं हुए हैं। और ये टॉपिक इसी के साथ समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।